नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम अक्सर बेशतर उन मामलात से मुत्तलिक बात करते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से जो मामलात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का इनकाद उसकी शुरुआत हुई। और यहाँ अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ कश्मीर डिवीज़न में हमने जब सुबह को देखा तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी खुशी रुख कर रहे थे अपने इम्तिहानी मराकिज़ की तरफ। कहीं कहीं पेरेंट्स भी उनके साथ थे। तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता इंतज़ामात किए गए हैं। और ये एग्ज़ाम जो है, इम्तिहान जो है, इसको स्ट्रेस फ्री बनाने के हवाले से जहाँ पे मुतल्लिका महकमों ने इक़दाम किए हैं, जहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, वहीं जो मीडिया है, मीडिया की तरफ से भी बारहा इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दी जाती है। किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, बच्चों को किस तरह की एक्सपेक्टेशन हैं और पेरेंट्स को किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। मुतल्लिका महकमे जो हैं, चाहे अगर हम J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे या हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, तो किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। यहाँ स्टूडियो में हम इस सिलसिले में बात करने के लिए वेलकम करना चाहेंगे जनाब गुलाम हसन शेख साहब, सेक्रेटरी J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जनाब गुलाम हसन शेख साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल है आगाज़ में। शुक्रिया। तशरीफ़ रखे हुए हैं यहाँ पे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, जो पर्सनल ऑफिसर हैं इन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। जनाब गुलाम हसन शेख साहब, चूँकि जिस तरह से आज बाज़ाब्ता तौर 10वीं जमात के इम्तिहानात का इनकाद शुरू हुआ और इंतज़ामात किए गए, और आपने भी बहुत सारे इम्तिहानी मराकिज़ देखे होंगे, आज तो चेहरे से ही पता चल रहा है। तो ये बताइए कि जो इंतज़ामात ओवरऑल है, किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, और अगर हम इम्तिहानी मराकिज़ की बात करेंगे, कितने इम्तिहानी मराकिज़ है, स्टाफ के हवाले से आपका आगाज़ में रिएक्शन। जैसा कि आपने सही फरमाया कि सालाना 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान आज से शुरू हुए हैं। आज पहला पेपर था मैथमेटिक्स का, मुझे भी 2-3 सेंटर देखने का मौका मिला। हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड ने अच्छे इक़दाम उठाए हैं। और 10वीं जमात के ये जो इम्तिहान है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट नई बनी थी उन्होंने इस सेशन को रेस्टोर किया मार्च से अक्टूबर-नवंबर में। लेकिन हमने अक्टूबर में इम्तिहान इसलिए शुरू नहीं किया कि बेसिकली इस साल जो सेशन था वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो बच्चों को कोई 6-7 महीने ही आए हैं तैयारी करने के लिए, या अपने स्कूलों में असातिज़ा किराम के पास थोड़ा सा कम टाइम था। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा अक्टूबर के बजाय हम नवंबर के पहले हफ्ते से ये इम्तिहान शुरू करेंगे। तो नॉर्मल होते हैं ये एग्ज़ाम, इसमें हमारा एक सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है। कम से कम बच्चे एक सेंटर में, जो हमारे रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक कम से कम 75 बच्चे होने चाहिए, तो तब जाके वहाँ पे सेंटर बनता है। उन बच्चों को इम्तिहान की निगरानी के लिए एक सेंटर सुपरिटेंडेंट तैनात किया जाता है। फिर हर 30 बच्चों पर एक सुपरवाइज़र होता है। तो इस तरह से जैसे हमारे कोई 994 इम्तिहानी मराकिज़ हैं, जिसमें 994 सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, और इतनी ही तादाद जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स की है। उसके अलावा कोई 3122 के आसपास जो सुपरवाइज़र्स हैं वो लगाए गए हैं। तो हमने इंस्ट्रक्शन दी है अपने बोर्ड ऑफिसर्स को, जो हमारे कटिंग एज लेवल पर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट पर हमारा सब ऑफिस का ऑफिसर होता है जो कि गेजेटेड ऑफिसर होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी रैंक का, और ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं जो कि SO रैंक के होते हैं। उनको हमने हदायत दी है। आज से कोई 4-5 दिन पहले मैंने उनके साथ मीटिंग की। उनको मैंने बताया कि ऐसे ये तैनाती जो होती है ये उनकी लेवल पर ही होती है, ये मोबिलाइजेशन सेंटर सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर्स वगैरह। उनको मैंने कहा कि ऐसे सुपरिटेंडेंट चुन लीजिएगा जो आपको CEO रिकमेंड करता है, जो ईमानदार हो
और जिनका मतलब इस फील्ड में पूरी महारत हो, एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो। और साथ में ये कहा कि उन सब को कहा जाए कि इम्तिहान जो हैं ये एक स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी वो एक बच्चे को जो रहती है, शायद हमको भी थी जब हम भी बच्चे थे, हमको भी थोड़ा बहुत रहता है, और काबिल बच्चा जो होता है उसको भी रहता है, हर एक बच्चे को रहता है ये थोड़ा सा टेंशन। तो इसलिए हमने उनको कहा कि आपका रवैया जो है वो एक पेरेंट की तरह होना चाहिए वहाँ पे, जबकि आपको ये मुकद्दस पेशा फरीज़ा है, इस फरीज़े को निभाने के लिए लेकिन आपको प्यार और मोहब्बत से बच्चे के तय पेश आना चाहिए। अब जिस तरह से अभी आपने बात किया, आपने कहा कि प्यार और मोहब्बत से पेश आना है, तो लेकिन अभी हम देखते हैं इसी चीज़ का थोड़ा सा रिएक्शन हम जानना चाहेंगे डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया गया, चाहे अगर हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात करेंगे, वो भी बहुत सारे मराकज़ में श्रीनगर सिटी में गए, या इसके बगैर जो उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि जॉइंट डायरेक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ अजला में जाएंगे, अनंतनाग, कुलगाम, कपवाड़ा, या इसी तरह से दूर दराज इलाकों पे पर्टिकुलरली उन्होंने ये बात कही कि जो दूर दराज इलाके हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बजाते खुद आप, हमने खबरों में भी देखा कि कहीं पे आप गए हैं, बड़गाम का आपने शायद दौरा किया, बड़गाम के कई मराकज़ आपने देखे, जो अभी हमें गुलाम हसन शेख साहब ने अभी बता दिया कि हमने जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे दी है, तो क्या कुछ आपने पाया वहाँ मराकज़ में, आपका रिएक्शन? जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बोला कि हिदायत दी गई थी कि बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाए। मैं पर्सनली बड़गाम के बहुत सारे स्कूल्स में गए, जैसे आपने भी खुद फरमाया, मैंने देखा कि 1 to 1 सेक्रेटरी साहब की जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनका इट वाज अ रेप्लिका ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस। द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन अ वेरी स्मूथ, हैसल फ्री और फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बट देयर वाज नो कम्प्रोमाइज ऑन द स्ट्रिक्टनेस एज वेल। वो जो एक डिसिप्लिन होता है एग्जाम का, वो बिल्कुल एक तकद्दुस होता है इसका, वो बिल्कुल मेंटेन हुआ था। मैंने 2-4 सेंटर्स का दौरा किया, बिल्कुल कोई ओवर क्राउडिंग मैंने नहीं देखी। स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में बिजी थे एंड देवर, मुझे ऐसा लगा कि दे वर एंजॉइंग व्हाट दे वर राइटिंग। इसमें डायरेक्टर साहब की कल ही एक वीडियो मैसेज भी आई थी जो सारे ग्रुप्स में हमने डाली थी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, बिल्कुल रिलैक्सड फेज में जाके जो भी उन लोगों ने इस साल पढ़ा है उसका एक एग्ज़ाम वो दे दें। मेरी आगे मैसेज भी रहेगी उनसे कि यू नीड नॉट टू गेट पैनिक्ड। आपने बिल्कुल एक साल भर दिया है, मेहनत की है, तो एक बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में जाके एक कॉन्फिडेंट मैनर में पेपर्स जो भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, तो आप उनका एग्ज़ाम दे दीजिए। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट मैनर में पेपर्स लिखिए, वो खुद ब खुद अच्छे नंबरात आएंगे जब आप अच्छे जो है इसमें आंसर्स लिखेंगे। बिल्कुल। जनाब गुलाम हसन शेख साहब, चूँकि आप अभी बात कर रहे थे, आपने तफसील दे दी कि किस तरह से हमने जो स्टाफ लगाया गया है उनको किस तरह से हिदायत दी गई है, या आप आज कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आपने देखा, किन मराकज़ में, इवन माहौल के बारे में, इवन कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ की बात करेंगे, तो अभी जो आप गए, आप कहाँ कहाँ गए और आपने क्या कुछ पाया आज दिन के हवाले से? देखिए, 2-3 सेंटर मैंने ये किए हैं एक्चुअली आज इंस्पेक्ट, और मैं ऐसे जाता हूँ जैसे किसी को पता ही नहीं चलता है। वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट को मैं बताता हूँ यार मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सुपरविज़न के लिए जाना होगा कहीं पे, ये बच्चों का सुपरविज़न करना है। हमने उनकी ज़हनी मतलब जो सूरत हाल होती है, ये मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उसको एक्चुअली हमने देखना है। कहीं वो परेशान ना हो जाए, कहीं वो हमारी प्रेजेंस से डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ भी मैं गया वहाँ मैंने देखा बच्चे आराम से, बिल्कुल लगन से, और मतलब बिना उधर इधर देखे अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को करने में मतलब पूरे ये महव थे। तो बच्चा ना लेफ्ट देखता ना राइट देखता था, बस अपना पेपर करता रहता था। मुझे लगता था पेपर का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक ही था, और NEP की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही है कि जो रूट लर्निंग है उसको थोड़ा डिस्करेज करना है, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जनरल बच्चे का कॉन्सेप्ट होगा किसी टॉपिक पर, तो उस किस्म के सवाल डाले जाएँ ताकि उसका ये समझ आए कि वेदर ही हैज़ कम्प्रहेंडेड द कॉन्सेप्ट।
तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर भी ठीक ही थे और बच्चे भी महव थे इम्तिहान ये पर्चे देने में, ये अपना पेपर लिखने में। मुझे कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं लगी किसी बच्चे में जिन सेंटर्स में मैंने देखा है। देखिए आज के बच्चे पूरे मतलब ज़हीन होते हैं और उनको पता होता है कि हमें क्या करना होता है, लेकिन शायद कुछ वालिदैन ही ऐसे होते हैं जो उनको स्ट्रेस में डालते हैं कि आपको 100% लाने हैं, 99% लाने हैं, 98% लाने हैं, इससे कम अगर आपने परसेंटेज लाई तो वो हमें कबूल नहीं होगी। मुझे लगता है कि माइनस दैट बच्चे को पता होता है मुझे क्या करना होता है। इवन एवरेज बच्चे को भी पता होता है कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न लाने में या डिस्टिंक्शन लाने में या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कितनी मेहनत चाहिए और कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो बाय एंड लार्ज जहाँ भी मैं गया मैंने देखा कि इम्तिहान एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो रहे थे और जो भी इंस्ट्रक्शन SED या मेरी तरफ से गई थी उनको, तो मुझे लगता है कि दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड लेवल। तो भी अगर कहीं पर कुछ परेशानी हो जाती है, मैंने आज एक ऑर्डर मतलब किया है इशू, एक सेंटर में डिवीजनल ऑफिस में सेल बनाई है कि ताकि अगर कहीं पर कोई शिकायत आ जाती है, वी नीड टू एक्चुअली entertain those complaints and act upon them, verify them and see that कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है, गॉड फॉरबिड कॉपिंग तो नहीं हो रही है या कोई बाहर से कोई मुदाखलत तो नहीं है। इन चीज़ों को देखने के लिए एक सेल मैंने क्रिएट की है कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी, क्योंकि आप जानते होंगे हालांकि ये कश्मीर डिवीज़न में, लेकिन हमारी एक खासी तादाद है जम्मू से भी, मतलब इनफैक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स का तो कम्प्लीटली कश्मीर के साथ है, जिसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़, फिर हमारे उधमपुर के कुछ एरियाज़ हैं, रियासी के हैं, राजौरी के हैं, पुंछ के हैं, हालांकि कठुआ के भी हैं। -2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, मतलब जम्मू और सांबा को छोड़कर हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आज जिम्मेदारी है जिस तरह से भाई आपने गुलाम हसन शेख साहब जिक्र किया। नाज़रीन मोहतरम, आपकी ओर आना चाहेंगे, आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो आज का यहाँ पे ये शो हो रहा है, जो बात हो रही है यहाँ पे बच्चों के हवाले से, क्योंकि देखिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से हमने 12 गुजारिश की कि बच्चे को अगर हम बच्चे के जहन में अगर हम कोई चीज़ डालेंगे, अगर उसको जहनी तनाव हम देंगे, और पर्टिकुलरली इन्हीं इम्तिहानात के दौरान, और इम्तिहानात के दौरान बच्चे को एक ऐसा माहौल रखना है ताकि जिस चीज़ को वो रिवीजन करे, देखे, वो बाज़ाब्ता तौर उसके जहन में रहे। लेकिन अगर उसको जहनी दबाव रहेगा तो जहनी दबाव रह के उसका नतीजा जो है वो नतीजा सही साबित नहीं हो सकता है। तो ये पहले भी हमने गुजारिश की है कि ज़्यादा मार्क्स के पीछे मत दौड़िए, इन चीज़ों के पीछे मत दौड़िए, बच्चों को एक अच्छा माहौल फराहम कीजिए। तो ये हमने पहले भी गुजारिश की है। डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, चूँकि स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम के हवाले से अब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब का मैसेज अगर आपने सुबह देखा होगा, एक लाइन बड़ी ब्यूटीफुल मैसेज में थी कि आपने अभी तक 9 एनुअल एग्जाम्स दिए हैं, कंसिडर दिस एज द 10th। इसको ओवर एग्जैजरेट, ओवर स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉम्पिटेंस कुछ और होती है, मार्क्स कुछ और होता है। NEP जैसे सर ने अभी बोला, NEP 2020 में फोकस है कॉम्पिटेंस रादर देन गेटिंग स्कोर्स, मार्क्स जो आगे कहीं उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता है। इट इज़ NEP इज डिजाइंड टू अपब्रिंग द कॉम्पिटेंस अमंग द स्टूडेंट्स। उनका जो बेसिक सलाहियत है वो उभर के आ जाए, लर्निंग प्रोसेस में वो ढल जाए। तो डायरेक्टर साहब ने भी यही मैसेज दिया कि आपकी कॉम्पिटेंस हम एसेस कर रहे हैं, आप मार्क्स के पीछे मत जाइए, स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम में बैठिए आराम से। पेरेंट्स के नाम भी उनका यही संदेश था कि आपने जो वार्ड्स है उनको अननेसेसरली स्ट्रेस में मत डाले कि जनाब 10th शू अमपत खबर क्या, उनको अभी बहुत आगे जाना है। ये तो एक दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर देम। तो आगे उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो उस ढांचे में उनको डालना है। तो दे हैव टू लर्न, डेवलप कॉम्पिटेंस इन देम, ताकि आगे जाके जो भी नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उनमें वो अच्छे जो है रिजल्ट्स पा सके। जी, बात आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर गुलाम हसन मीर साहब, शेख साहब, जिस तरह से अभी अगर हम मुख्तलिफ मॉनिटरिंग टीम्स बनती है, जिस तरह से आपकी तरफ से बहुत सारी टीम्स को तश्कील दिया गया है बहुत दूर दराज इलाकों में, तो इस सिलसिले में किस तरह का मैकेनिज्म इख्तियार किया गया है? विजिलेंस स्क्वाड्स बनाते हैं हम, विजिलेंस स्क्वाड्स बनाते हैं। इनफैक्ट उनका 2 तरीके के काम होते हैं।
एक ये होता है कि हमारा 10-15 सेंटर में एक विजिलेंस स्क्वाड रहता है। उनका काम होता है जब इम्तिहान के इख्तिताम पर वो वहाँ से वो जो आंसर स्क्रिप्ट्स होते हैं एक वो लाते हैं, और दौरान इम्तिहान वो उनका ये भी इंस्पेक्शन भी करते हैं जी। तो उनका काम होता है कि जो एग्जामिनेशन का एक प्रोटोकॉल होता है कि कैसे इसको खोलना है पेपर को, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीरीज मेंटेन हुई है, फिर बच्चे ने रोल नंबर सही लिखा है, उसने अपना सिग्नेचर किया है, नाम लिखा है, वो सारी चीज़ें जो है उनका वो एक किस्म का चेक होता है उन पे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए या सुपरवाइजर के लिए, वेदर दे आर एडहियरिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर दीज 3 आवर्स। तो इसका एक डबल चेक होता है वो चीज़। और दूसरा गॉड फॉरबिड इन रेयर केसेस कहीं पर ये भी आ जाता है कि बाहर से कोई मुदाखलत हुई, उस किसी ने स्पीकर यूज़ किया या मोबाइल लेके वो बता रहा है, इस किस्म की शिकायतें दो रेयर बट दे डू कम समटाइम्स। तो इन ऑर्डर टू टैकल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ये विजिलेंस स्क्वाड क्योंकि उसी एरिया में होता है, ही गेट्स ए कहाँ ये मुतल्लिका अजला से आ जाते हैं कि ये कहीं पे तरतीब दिए गए हैं? नहीं, ये जो है ये बोर्ड का ही हमारा अपना एक ये होता है। उसके साथ हमें जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है और उसका नीचे जो होते हैं डिप्टी सीओ एंड डीईपीओ, उनकी भी एक वो विजिलेंस टीम मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसमें जितने भी हमारे ब्रांच ऑफिस होते हैं और सब ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द एग्जाम इन देयर ऑफिस। वो मूव आउट हो जाते हैं, फैन आउट हो जाते हैं, वो उन्हीं अपना वो सेंटर जो ये 10 सेंटर या 12 सेंटर या 6 सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, तो वो मैकेनिज्म हमने रखा होता है, तो वो उस चीज़ को वो देखते हैं। आपसे रिएक्शन चाहेंगे डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, चूँकि हम टीम्स की बात कर रहे हैं, अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, चूँकि जॉइंट डायरेक्टर्स को खसूसी तौर जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्तलिफ अजला का दौरा करने के हवाले से, अनंतनाग, कुलगाम, या अगर इस दूसरे इलाकों की बात करेंगे, इसके साथ साथ अगर क्लस्टर हेड्स की बात करेंगे, उनसे कहा गया है कि वो जो बुनियादी इंतजामात हैं, चाहे हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे या अभी हीटिंग का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लेकिन आगे करने की ज़रूरत है, तो उस सिलसिले में किस तरह की टीम्स को तश्कील दिया गया है, आपकी तरफ से किस तरह के स्टेप्स है, किस तरह के इकदाम है, आपका रिएक्शन? इसमें डायरेक्टरेट लेवल पे सरबराही तो डायरेक्टर साहब ही कर रहे हैं। इनफैक्ट वो खुद ही 2-4 सेंटर्स पे श्रीनगर के जितना भी उनसे हो सका वो खुद गए अलॉन्ग विद आवर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, खुद मुआयना किया और उनके हमरा सीओ श्रीनगर भी थे। एट डायरेक्टरेट लेवल हमारा जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही इज़ मॉनिटरिंग द प्रोसेस, और हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर साहिबान हैं जैसे जेडी नॉर्थ है, जेडी सेंट्रल है, जेडी साउथ या जेडी एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये सारे एक इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट्स की ग्रुप्स में, तो वो अपने एरियाज़ में अपनी जो डाउन द लाइन अपनी टीम्स हैं उनको उन लोगों ने हरकत में ला के पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। डाउन द लेवल सीओज और क्लस्टर हेड्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे कि वो देखें कि वेदर द अरेंजमेंट्स दैट जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए दे आर इन प्लेस और नॉट। मैं एक सेंटर में गया, वहाँ थोड़ा बिल्डिंग से हट के एक एनेक्सी बनी हुई थी, तो उसमें बच्चे एग्जाम दे रहे थे। जब मैंने पूछा उनसे तो ये अलग क्यों, बोला ये थोड़ी स्पेशली एबल्ड है तो उनके लिए थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर में ही हमने इंतजाम करके रखा है। तो देन आई एनक्योर्ड कि आगे मौसम ठंडा होने वाला है, तो व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स डू यू हैव इन प्लेस। तो elaborate arrangements, मुझे I was satisfied when they showed me how they are ready to tackle any kind of eventuality in case the weather turns hostile. तो down the line हमारा एक elaborate procedure है, एक elaborate setup है which is being monitored at the highest level. डायरेक्टर साहब खुद उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स और बाकी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जी जनाब गुलाम हसन शेख साहब, चूँकि अभी हमने बात की, आपने इससे पहले भी बता दिया, आपने कहा कि मतलब सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, चूँकि इस साल सिलेबस में कुछ कटौती भी की गई है, और साथ में जो सीरीज़ होती है आपकी बहुत सारी जगहों पे, ये भी बच्चों की तरफ से कहा जाता है। इसमें आपसे एक ख़ास सवाल ये है कि जो सीरीज़ होती है, चाहे ए है, बी है, सी है, अब इस सीरीज़ में ममासलत को बरकरार रखना कि जिस मियार का एक सीरीज़ का पेपर बनाया जाए उसी मियार का दूसरा होगा।
ऐसा ना हो कि एक पेपर में कहीं पे क्वेश्चन सवालात जो है वो कहीं ज़्यादा कठिन होंगे, दूसरा पेपर जो है वो ज़्यादा आसान होंगे, तो वो थोड़ा उन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है कहीं कहीं अगर ऐसा हो। ऐसे अभी कुछ इंकशाफात सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये पास्ट में जो हमारा तजुर्बा है, जो पास्ट में हमने देखा है, इस चीज़ को किस तरह से देखा गया है, इस सिलसिले में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पेपर जो होते हैं, जो सीरीज़ होते हैं, उनमें मतलब रफली 30% होता है जो डिफरेंट होता है, 70% सेम ही होता है। ठीक है, अब उनकी सीक्वेंस ऐसी होती है कि ताकि अगर दो बच्चे जो एडजस्टेंट बैठे हो एक दूसरे से फ़ायदा ना उठाए अगर उनकी नज़र पड़ती है तो। पेपर सेटर्स जो हमारे होते हैं, दैट इज़ ए कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ थिंग, तो हम बता नहीं सकते हैं उसमें, तो उनको ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन जाती है कि अगर जो आपने 30% पेपर डिफरेंट रखा है सीरीज में, उसका स्टैंडर्ड जो है वो सेम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मच डिफरेंट, मे बी बाय 1 or 2%, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, वो OMR टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जाम नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शन उनको चली गई है। तो मुझे लगता है हमें तो कम से कम नहीं आया है मेरी नोटिस में कि कहीं पर कि ए में आसान था, बी में मुश्किल था, या सी में मीडियम कहीं पे लास्ट में हमने तो क्योंकि उस चीज को जो पेपर सेटर्स होते हैं वो चीज देखते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं मॉडिफिकेशन भी करते हैं, मतलब वन इज द पेपर जो पेपर सेटर बनाता है उसको दूसरा और एक एक्सपर्ट देखता है कि जो उसमें ममासलत है, जो जिसकी आपने बात की, या इस मयार की बात की, वो बरकरार रहा कि नहीं रहा। तो वंस दे सर्टिफाई, तो आफ्टर दैट हम, क्योंकि खुद तो जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में है, एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो खुद देखता नहीं हूँ वो चीज़, ना शायद मुझे उस हद तक वो महारत है सब्जेक्ट इसकी, लेकिन नीचे जो हमारा वो एक सिस्टम इन प्लेस है, दैट इज़ क्रेडिबल सिस्टम, वो एक बाज़ाब्ता एक ऐसा निज़ाम है जो कि बरसों से चल रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि सही किस्म के लोग हो और जिनकी महारत भी हो, जो नॉलेज, जिनके पास इल्म भी हो और जिनका तजुर्बा भी हो। तो मुझे लगता है इस किस्म की कम से कम शिकायत तो मेरे पास नहीं आई, अगर आएगी तो शायद हम फिर कोई। अच्छा, ये सवाल जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज मैथमेटिक्स का पेपर पहले रखा गया है, इसके पीछे किस तरह का मकसद कार फरमा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये मैथमेटिक्स का पेपर जो है ये बच्चों के लिए पहले ही रखना बहुत ही कारआमद साबित इसलिए होगा कि उसके बाद इनको जो है, इनको पेपर जो है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का पेपर कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, तो क्या ये सोच समझ के किया गया है कि ये ऐसे ही रैंडमली ऐसा हुआ है? सच तो ये है, मैंने ये जानबूझ कर रखा है। सच ये है कि मुझे पता नहीं है पिछले डेट शीट में, लेकिन इस साल मैंने ये इस वजह से कि मैंने पिछले साल का जो रिजल्ट एनालाइज किया है उसमें निस्बतन मैंने देखा बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं। तो मैंने सोचा जो इन पेपरों का बीच का ये वक्फा होता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैंने या 2 दिन, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो बच्चे के पास मिसाल के तौर पर 1000 क्वेश्चन हैं जो उसने किए होंगे साल में पिछले पढ़ाई के दौरान, कहीं ऐसा ना हो उसको टाइम ही ना मिले उनको रिवाइज करने में 2 दिन में या 3 दिन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब पहला ही होगा शायद उसको एक हफ्ता कम से कम मिल जाएगा उनको रिवाइज करने के लिए, जितने भी उसको इसमें क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे, जो भी सिलेबस है, तो उसके पास काफी टाइम है उसको रिवाइज करने के लिए। वक्त हमारे पास कम है, हम तफसील से जानना चाहेंगे। ये बात भी आप बता दीजिए कि अभी जो इसमें सिलेबस है, क्या सिलेबस में कोई चेंज किया गया है, कुछ रिवाइज सिलेबस निकाला गया, कुछ ऐसा है? नहीं, सिलेबस रिवाइज अभी नहीं हुआ है। रिवाइज जो सिलेबस होता है वो एग्जाम में नहीं होता है, वो पिछला ही अभी सिलेबस चल रहा है। बट डेट शीट की बात कर रहे हैं? हाँ, डेट शीट हाँ, वो डेट शीट हमने आज चेंज किया है। ये आपने सही कहा। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 2 असेंबली सेगमेंट्स में बाईपोल्स हो रहे हैं जी। 11 नवंबर को, चूंकि हमने बहुत पहले डेट शीट निकाला था, 1 महीना पहले, ताकि हमने सोचा कि बच्चों को पहले से ही थोड़ा सीरियसनेस आ जाए और वो समझाए नहीं अब हमें एग्जाम देना है, थोड़ी तैयारी भी करनी है, क्योंकि बीच में बच्चे मस्त भी होते हैं, साल भर खेलते रहते भी हैं। उसमें किस तरह का चेंज किया गया है? वो चेंज हो गया है ये कि मतलब मिसाल के तौर पर हमने 11 को हमारा जो एक पेपर था उसको हमने 13 को कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे 7 को हमारा एक पेपर था साइंस को, अब उसके बजाय हमने उसमें 7 के बजाय हमने 6 को ही रखा, लेकिन वो साइंस पेपर नहीं रखा
क्योंकि आज 6 को वो रखने वाले थे हम। अगर साइंस पेपर हम रखते 6 को तो उनको 2 दिन का ही टाइम होता है, क्योंकि साइंस ये जो पेपर है सोशल साइंस, सॉरी ये सोशल साइंस पेपर जो है वो भी काफ़ी एलाबोरेट पेपर है, उसमें छोटे छोटे पेपर है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फिर हमने इसके बदले हमने इसको 6 को लाया है वोकेशनल सब्जेक्ट। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बच्चों ने लिए होते हैं, जैसे आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्किल एजुकेशन है उस पर फोकस है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बता दिया। डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर पे आपका मैसेज भी इसी में जाएगा, और ये भी आप बता दीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, आप इसमें स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स हैं या इसमें स्टाफ है, पर्टिकुलरली जो स्टाफ बाज़ाब्ता तैनात किया गया है, जिस स्टाफ को बाज़ाब्ता जिम्मेदारी दी गई है, जिनको कहा गया है कि बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, तो आपका किस तरह का मैसेज भी रहेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी लाइव ही एक एग्जांपल है, जहां 1-2 सेंटर्स में मैं बड़गाम में गया था, वहाँ बिल्कुल जो मेरे हमरा बाकी जो क्लस्टर हेड्स वगैरह वहाँ से स्टाफ आया था या बहुत से अभी ऑफिशियल्स आए थे, उनका बड़ा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में वो स्टूडेंट्स को डी स्ट्रेस और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे थे। ये मैंने लाइव ही देखा है उधर। तो इसमें जैसे सर ने भी अभी फरमाया, इसमें ज़्यादा रोल रहता है हमारे पेरेंट्स का। पेरेंट्स इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, जैसे उन्हीं का एग्ज़ाम है, उन्हीं को अंदर पेपर देना है और उन्हीं का आगे सिलेक्शन। या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री आप रखिए। हर एक बच्चा अपनी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के साथ पैदा होता है। नो टू पीपल आर सेम, दे आर डिफरेंट। ये आगे जाके कहाँ कहाँ शाइन करेंगे, यू नेवर नो। बिल्कुल सही। तो मेरी यही मैसेज होगी उनसे कि इनको आप पढ़ने दीजिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करिए, लेकिन एट द एंड जो एग्जाम टाइम है इस पे उन पे कोई स्ट्रेस मत डालिए। बिल्कुल। जनाब गुलाम हसन शेख साहब, एक लाइन में आपका किस तरह का मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा, चूंकि इस बार हमने 15% की रिलैक्सेशन भी दी है बच्चे को। जैसे आज मतलब 80 मार्क्स का पेपर था, वो उनको 68 अटेम्प्ट करने हैं। 68 में जो भी इनका स्कोर होगा उसको 1.1765 से मल्टीप्लाई होके ये ऑलरेडी 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिलैक्सेशन देने से और जो बच्चे सीरियस भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि पास परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, वो अच्छे खासे मार्क्स भी लाएंगे। तो पेरेंट्स से यही इस्तदा है, गुजारिश है कि एग्जामिनेशन और स्कोरिंग इन दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ए स्मॉल थिंग। तो बराए करम अपने बच्चों को कोई परेशान ना करें, उधर से आने के बाद उनको चाय पिलाएं, ये ना पूछें आपने क्या किया। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब डॉक्टर इकबाल हुसैन मीर साहब, दूरदर्शन केंद्र न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए, जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम हसन शेख साहब, बिल्कुल थके आए आप वहाँ से, बहुत सारे मराकज़ में आप गए, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते हमारी ये गुजारिश उस स्टाफ से, उन असातिज़ा से जो इम्तिहानी मराकज़ में होते हैं, लेकिन जो आखिरी घड़ी होती है, जब ये पेपर, जब लास्ट लाइन्स लिखते हैं ये बच्चे, तो कहीं कहीं ये देखा जाता है कि बच्चे यसान बेत लिखन की, मगर अम सात सठा खुश असलूबी सान अमिस बच्चस सत पेश यून, मोटिवेट ये कर असल पठन कि वक्त मोकलो, आप इस तरह से लिखिए, थोड़ा गाइडेंस करनी है, वो दबाव वगैरह जो है, वो क्योस जो है मरकज़ में, वो नहीं डालना है। ये हमारी तरफ से आपको लास्ट पे गुजारिश है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।